इस पूरे के पूरे जगत में हु एम आई की क्या भूमिका है, क्या रोल है हु एम आई का, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब भी कोई भी संकट आता है तो जो सबसे अच्छा सपोर्ट होता है वो किसी दोस्त का नहीं होता है, किसी साथी का नहीं होता है, किसी पत्नी का नहीं होता है, किसी माँ का नहीं होता है, किसी बाप का नहीं होता है, किसी पिता का नहीं होता है, लक्ष्मी यानी धन का नहीं होता है, आपके पावर का नहीं होता है, आपकी प्रतिष्ठा वहाँ काम नहीं आती, आपका सम्मान जो समाज में है वहाँ काम नहीं आता, आपकी जो यश है समाज में वो काम नहीं आती, बरकत काम नहीं आती है। सिर्फ एक चीज़ काम आती है, वो है तुम हो क्या, तुम्हारी असली पहचान क्या है, तुम्हारा असली व्यक्तित्व क्या है, तुम्हारा वास्तविक स्वभाव क्या है, स्वयं का जो खोज है, स्वयं का जो राज है वो क्या है, रहस्य क्या है स्वयं का। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें 99.9% लोग जो है वो फंसे हुए हैं इसमें, स्पिरिचुअलिटी के गेम में कि हु एम आई। चक्कर क्या है कि लोग दुनिया में घूम रहे हैं, लोग संसार की चाहत रखते हैं, लोग दुनिया की चाहत रखते हैं और वो वहां से भी आनंद चाहते हैं। वो अलग अलग आनंद होते हैं, IAS IPS बनने का, गायक बनने का, कुछ बन जाने का, कुछ पा लेने का सामान वस्तु, कुछ पद प्रतिष्ठा सम्मान समृद्धि पाने का। वो अलग अलग है, दुनिया में अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। 99.9% लोग दुनिया की चाहत रखते हुए स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा गलत फैक्टर हो जाता है। इसीलिए संदीप माहेश्वरी जैसे लोग जो हैं वो कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में कुछ नहीं पड़ा है का मतलब ये है कि आप जो सोचते हो उसका कुछ नहीं पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप संसार को खाली कर दें अपने अंदर से, आपको ये अच्छे से पता चल जाए कि संसार में सुख नहीं है, तो उसके बाद आपके अंदर एक प्रश्न उठेगा कि कहाँ है। अभी आपके अंदर ये है कि यहाँ से भी मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, लेकिन ये मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने सपने नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी फैमिली नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने डिज़ायर्स नहीं छोड़ूंगा, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही साथ मुझे और मज़ा भी चाहिए, जहाँ मल्टीपल लेवल के सेंसेशन चाहिए। लोग खाना खाते वक्त उनको सेक्स भी खाना है, खाना भी करना है, सेक्स भी करना है, टीवी भी देखनी है, मोबाइल भी चलाना है, उनको सारी पांचों इंद्रियों का प्लेजर चाहिए एक साथ। चक्कर ये है कि पांचों इंद्रियों का जो प्लेजर है उसमें से एक और इंद्री खुल गई है, वो है स्पिरिचुअलिटी की इंद्री। उनको लगता है यहाँ पे कुछ ना एक परम शांति, भगवान टाइप की शांति मिलेगी। मिलती है लेकिन छोड़ पाओगे क्या? ये देख पाओगे कि IAS में तुम्हारा ख्वाब है, IAS बनना, क्रैक करना, शेयर मार्केट का बादशाह बनना, पैसा कमाना, बिजनेस मैन बनना, क्या उसमें सुख नहीं है? ये देख पाओगे? क्या ये देख पाओगे कि उसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ है? अगर स्पिरिचुअलिटी में तब आपका सुख आएगा जब आपको पता चलता है कि बाहर कहीं कुछ नहीं है। ये एक बहुत सिंपल चीज़ है, मैंने इसको इतना सिंपल कर दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। लोग इतने बड़े बड़े गुरु हो चुके हैं, आज तक लोग यही नहीं कह पाए कि स्पिरिचुअलिटी में मतलब संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। एक इतनी सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको सिर्फ इसका एहसास हो जाए। एहसास का मतलब ये नहीं होता है कि आपको डाउट हो, कि मुझे डाउट हो रहा है कि है कि नहीं है। ये आदमी बोलता है, हाँ कभी कभी मुझे लगता है, कभी कभी लगता है नहीं, ये सब बेकार है, फंस जाओगे आप। एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ आपको पता होना चाहिए संसार में सुख नहीं है।
मतलब क्या, आप जो भी प्रमोशन चाहते हो, जो भी आपके सपने हैं, वो पूरा हो भी जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला। ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपको एज इट इज़ दिखना चाहिए। जैसे सामने पंखा दिखा आके खुले, एसी दिखा आके खुलते हैं, बॉटल दिखी आके, पर्दा दिख रहा है, कुछ भी खोलेंगे तो वो मेरे को दिखता है, और मेरे को बहुत पहले ही दिखना चालू हो गया था। एट द एज ऑफ 23 मुझे एहसास हो चुका था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, और धीरे धीरे वो एहसास स्ट्रांग हो गया। मैं क्लब्स गया, मैं कॉलेज गया, सोचो मैं कितने अच्छे कॉलेज में था। मणिपाल यूनिवर्सिटी उडुपी का स्टूडेंट हूँ मैं, कर्नाटका में। इतना सुंदर जगह है वो, बहुत अच्छी जगह है, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्लेसेस ऑफ ऑल टाइम। अगर आपको यूनिवर्सिटी करनी है तो वहाँ से करो। वहाँ पे सब कुछ है, क्लब्स हैं, बीचेस हैं, माउंटेन्स हैं, फ्रेश एयर है, अच्छा खाना है, अच्छे लोग हैं, अच्छी हवा है, सब कुछ है वहाँ पे। लेकिन वहाँ उस जगह पे जाकर भी मेरी वाट लगी पड़ी थी, और उस जगह पे जाके ही, मणिपाल में ही मेरे को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, या आत्मज्ञान की जो चिंगारी है वो उठी थी वहाँ से। तो वो स्पेशल है बहुत जगह मेरे प्लेस। वहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल चालू हुआ था हॉस्टल के अंदर, रूम नंबर 130 में, रमन हॉस्टल में। उसी में मैंने पहली बार साउंड ऑफ साइलेंस को सुना था, रूम नंबर 130 में। वहाँ से जो एक्सपीरियंसेस होते थे, मेरी एक फ्रेंड होती थी, मैं उससे रात भर बात करता था, उसको बताता था कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। उसको यकीन नहीं होता था, क्या कर रहे हो तुम, गलत हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ मेरे जो एक्सपीरियंसेस होते थे मुझे, जब मैं साउंड ऑफ साइलेंस का मेडिटेशन करता था या करता था, तो उस वक्त अंदर एक्सपीरियंसेस होते थे, मैं उसको बताता कि ये हुआ है, वो हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी उस वक्त। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर मी, वेरी स्पेशल। मैं अभी तक जा नहीं पाया हूँ दोबारा वहाँ पे। मैं पिछले 5 साल से अवसर प्रदान करने के चक्कर में हूँ कि कब मेरे पास अवसर आए, मैं जाऊँ वहाँ पे। राइट, बहुत जल्द जाऊँगा। कभी जाऊँगा तो हो सकता है मैं वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह आपको कभी ग्रुप में भेजूँ, या जो भी, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इट्स अ वेरी स्पेशल फॉर मी, बहुत स्पेशल प्लेस है मेरे लिए, बहुत स्पेशल प्लेस है। मैं बाइक उठाता था, बाइक उठा के 28-28 किलोमीटर के चक्कर मारता था जंगल के अंदर। वहाँ पे जंगल है आसपास, 28-28 30-30 किलोमीटर जंगल में चक्कर मारता था, फिर आ जाता था वापस। रोज़ मेरा था, रोज़ मैं बाइक उठाता था, रोज़ मैं चक्कर मारता था, रोज़ बाइक उठाता था, रोज़ चक्कर मारता था। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उस वक्त सदगुरु, जो 2020 की बात है, उस वक्त मैं सदगुरु जी को भी फॉलो कर रहा था। तो सदगुरु जो हैं वो कहते हैं कि लाइफ क्या है, बाइक उठाओ घूमो। मतलब वो भी करते थे तो मुझे लगा यही करते हैं। बट जब मैंने ऐसे करना चालू किया तो मुझे पता चला कि ऊर्जा को घूमना नहीं चाहिए, ऊर्जा को और अच्छी जगह लगाना चाहिए। ऊर्जा को अगर आप ट्रैवलिंग में लगा दोगे कि आप बाइक उठाए निकल गए, बाइक उठाए निकल गए, बाइक उठाए निकल गए, जो कि आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आपने फालतू के जो महल सजा रखे हैं, ख्याली पुलाव, कि आज पैसा आएगा तो कल मैं स्विट्ज़रलैंड घूमने जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, वो जाऊँगा। तो मैंने उतने में ही जान लिया था कि ऊर्जा यहाँ पे निकलेगी, दिक्कत कर रही है। इसलिए मैंने ऊर्जा को ऊपर उठाया, राजसिक स्तर पर या फिर सात्विक स्तर पर। तो सात्विक स्तर पे मैंने डिफरेंशिएशन करना चालू किया, क्योंकि ऊर्जा को डिफरेंशिएशन चाहिए। ये अभी तक यहाँ तक कोई पहुँचा नहीं है। ये थोड़ा सा बहुत स्ट्रॉन्ग है। पिछले 50,000 सालों में इसके बारे में खुलकर किसी ने बात नहीं करी है। खुलकर, मैं पहला आदमी हूँ, 21वीं सेंचुरी में एक आदमी पैदा हुआ है, पार्थ सिंह, जिसने इस बारे में बात करी है कि ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ चलन नहीं चाहिए, ऊर्जा रुकती नहीं है। आज मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूँ तो मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ, बॉडी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऊर्जा की जो फंक्शनैलिटी है, ऊर्जा के जो काम कर्म करने के तरीके हैं, वही शरीर में आते हैं, वही पार्टिकल में आते हैं। तो पार्टिकल जिस तरीके से बिहेव करता है उसी तरीके से ऊर्जा भी बिहेव करती है। तो ऊर्जा से ही पार्टिकल निकला है, एनर्जी से ही मैटर निकला है। तो मैटर जिस तरीके से फंक्शन करता है
उस तरीके से ही एनर्जी भी फंक्शन करती है, या कहना चाहे कि जिस तरीके से एनर्जी फंक्शन करती है उसी तरीके से मैटर भी फंक्शन करता है, लेकिन दोनों दिक अलग अलग रहे हैं। एक इनविजिबल है, एक विजिबल है। तो ब्रेन जब मैं बोलता हूं तो मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूं, मैं संसार जब बोलता हूं तो ऊर्जा की बात कर रहा हूं, जब मैं शरीर बोलता हूं तो मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूं, राइट। तो मुझे पता चला कि ऊर्जा का जो संवाद है, ऊर्जा का जो फ्लो है, जो बहाव है, वो 3 दिशाओं में बढ़ाया जाएगा। एक तो है कि आप ट्रैवलिंग करो, जो कि तामसिक बढ़ाओ। तो मुझे समझ में आ चुका था कि सात्विक जो बहाव है वहां पे लेके जाना चाहिए। और जब बहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बहाए चले जाओ, कि मतलब काम करो या कंस्ट्रक्टिव काम करो, नहीं। कंस्ट्रक्टिव में उसको डिफरेंशिएशन चाहिए। यहां पे कोई नहीं पहुंचा है। ऊर्जा जब निकलती है तो उसको डिफरेंशिएशन चाहिए। सुबह उठे, आपका दिमाग खराब इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं है। तो आप क्या करते हो, इंद्रियों में डिफरेंशिएट करने लग जाते हो, इंद्रिय विषयों में। कि आज एक बीवी मिली आपको, पत्नी, अब आपको पत्नी में मजा आ रहा है, आपको दूसरी औरतों में भी करने में मजा आ रहा है, आपको वहां पे भी आपका मन लगने लगा है ना। तो इंद्रियों में भी अलग अलग हमें भोग चाहिए, खाना पीना, ट्रैवल, इन सब में हमें भोग अलग अलग। बिजनेस में भी यही है। ऑल्दो बिजनेस में कहते हैं कि बिजनेस के फंडामेंटल्स हैं ये, बट ये बिजनेस के फंडामेंटल्स नहीं है, ये ब्रेन को इन्फ्लुएंस करने के फंडामेंटल्स है। ब्रेन जो कि नेचर का पार्ट है, नेचर जो कि एनर्जी का पार्ट है। एनर्जी पे ही घूम फिर के आ गए हम लोग। तो अल्टीमेटली अगर आपको समझना है यूनिवर्स को, तो आपको एनर्जी को समझना है, मैटर को नहीं समझना है। आप मैटर को समझने चलोगे तो मैटर जो है वो एक तरीके से आपको एक सर्कल में अंदर कैद कर लेगा। इसीलिए साइंटिफिकली जो है ना, वो बेसिक कभी आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है, क्योंकि कभी कोई ब्रेन पे काम कर रहा है, कोई किडनी पे काम कर रहा है, कोई बाहर पेड़ों पे काम कर रहा है। पर मेनली अगर यूनिवर्स को समझना है तो आपको पैटर्न्स फॉलो करने हैं। अगर आप पैटर्न्स को समझोगे, उसके कारणों को समझोगे, तो आपको समझ में आएगा। तो उसमें से एक कारण है कि ऊर्जा को अंतर चाहिए, ऊर्जा को भिन्नता चाहिए। 2023 तक मैं कहता था ऊर्जा को सिर्फ बहाव चाहिए, यानी लॉ ऑफ एक्टिविटी, जो कि हार्डली 1% लोगों ने बात करी है हिस्ट्री में, इतिहास में। लेकिन एक्टिविटी प्लस डिफरेंशिएशन के बारे में बात नहीं करी गई। मैं कह रहा हूं कि ऊर्जा को डिफरेंशिएशन भी चाहिए। इसका एक सिंपल सा कारण है कि जब भी यूनिवर्स कोई प्लैनेट बनाता है तो वो हमेशा अलग बनाएगा। ऊर्जा जो, इसलिए उसको क्रिएटर बोलते हैं। तो अगर बिजनेस सीखना है तो भगवान से सीखो, क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसा बना रखा है कि कोई सीमा नहीं है। तो ऊर्जा का बहाव ऐसे होना चाहिए। बट एनीवे, दैट इज अनदर टॉपिक एंड आई हैव टच दैट एक्चुअली। आपको पता भी नहीं है, मतलब पिछले 6-7 महीने पहले, 2-3-4 महीने पहले मैंने इसको टच किया था कि प्राकृतिक क्रिएटिविटी आपने सुना होगा, या राजसिक क्रिएटिविटी, तामसिक क्रिएटिविटी। आपने इसको सिर्फ सुना और आप आगे बढ़ गए, आपको पता भी नहीं है कि मैंने क्या टच कर दिया वहाँ पे। मतलब अगर मेरे पिछले 8 साल की हिस्ट्री में उठा के देखा जाए तो 10 चीज़ों में से एक चीज़ में आएगा वो। 10 चीज़ें जो मैंने बताई हैं उसमें से एक चीज़ में आएगा वो। इतनी वो कीमती चीज़ है। लेकिन क्योंकि ये वासना जगत है, तो जीत किसकी होती है? वासना की। ये वासना से कनेक्टेड नहीं है। यूनिवर्स को समझना, खुद को समझना, मैं को समझना, ऊर्जा को समझना, ये वासना से कनेक्टेड नहीं है। तो वासना के बारे में जब मैं बात करूंगा तो लोग खींचे चले आएंगे। यानी अगर मैं कुछ बिजनेस में क्रिएटिव करूं, सिंगिंग में कुछ क्रिएटिव करूं, डांस में कुछ क्रिएटिव करूं, कुछ नई मूवी लेके आऊं, कुछ नया बना दूं मूवी वगैरह, तो लोग, वासना है वो लोगों की। तो वासना जगत है। मतलब क्या? इस जगत में लोगों को उससे मतलब है जो उनका डिजायर है। इनफैक्ट इतना मतलब है कि जब आदमी मर जाता है तो उसके 15 दिन बाद ही आदमी हंसने, खेलने, कूदने लग जाता है।
और आदमी भूल जाता है, क्योंकि जीत वासना की ही होती है। तुम मरो, मरते रहो, हम तुम्हारे लिए रुकेंगे नहीं। मतलब इस कदर वासना का भूत सवार है लोगों को कि आदमी सिर्फ अपना देखता है, अपने बुढ़े माता पिता, वृद्ध माता पिता को अपनी वासना के लिए वृद्धाश्रम छोड़ जाता है। कब वो करप्ट हो जाता है, कब वो डोनेशन लेना चालू कर देता है, कब वो लालच उसके अंदर इतनी समा जाती है कि कब वो इतना पैसा कमाने लग जाता है कि वो यही भूल ही जाता है कि मनुष्यता और वासना में अंतर होता है। उसकी मनुष्यता छीण हो जाती है, वो मनुष्य रहता ही नहीं है, वो वासना में ही जीता है। वासना हमेशा जीतती है। आप देखो, अगर आप अच्छे हो तो आपको लोग नोच लेंगे। लोगों को इससे पता चल रहा है कि गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी लोग गलत कर रहे हैं। लोगों को पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लोगों को पता है कि लालच नहीं करना चाहिए, लोगों को पता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा को मतलब साइन करवा रहे हैं। उसकी पत्नी साइन करवा रही है अपने ससुर के लिए, ससुर मर रहा है, पति रो रहा है, बेटा उसका रो रहा है, बेटा साइन करवा रहा है कि लास्ट साइन कर दो प्रॉपर्टी का। अरे मर रहा है एक आदमी, कोई मतलब नहीं है। तो इस जगत में सिर्फ वासना ही जीतेगी अंतिम स्तर पे देखा जाए तो। इस वजह से चाइना जो है वो ऑक्यूपाई कर रखा है। क्यों? क्योंकि चाइना को पता ही नहीं है कि वो गलत कर रहा है, कि वो हमारी कंट्री को ऑक्यूपाई कर रहा है। चाइना को पता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी चाइना के अंदर लालच, तो लालच जीतती है। ये जो संदीप महेश्वरी जैसे लोग लगे हुए हैं या कि हमको दुनिया को बेटर करना है, कुछ नहीं होने वाला। आखिरी में सिर्फ और सिर्फ शिव का तांडव ही होगा, डिस्ट्रक्शन ही होगा, क्योंकि नेचर ने ही डिस्ट्रक्शन डाल के भेजा है आपको। आप सोचते हो कि हम दुनिया को बेहतर करेंगे, ये दुनिया कभी बेहतर नहीं हो सकती। इस दुनिया में जैसे जैसे वासना बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आदमी इस दुनिया को ही खाता जाएगा। देखो, आदमी खा गया आधे से ज़्यादा प्लैनेट को, आधे से ज़्यादा प्लैनेट को ये आदमी अपनी वासना के चक्कर में खा गया। उसको पता है कि मुझे पेड़ चाहिए, लेकिन अभी तो मुझे चाहिए ना घर। उसको पता है कि आने वाले 10-20 साल में ग्लोबल वार्मिंग होगी, हम मर जाएंगे, लेकिन अभी घर बना लो, अभी बंगला बना लो, अभी के बारे में सोचो। तो कौन जीत रहा है? आर्टिक पिघल गया, 2027 में आर्टिक पिघल जाएगा। सारी सरकारें मुंह देख रही हैं। सरकार जो कि बहुत बड़े पावर में रहती है, जिनको कुछ सोचना चाहिए, एक तरफ से एनवायरमेंटलिस्ट चीख रहे हैं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हो, आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत होने वाली। कोई कुछ नहीं कर रहा। हाँ, अभी कोविड-19 आ गया था तो इमरजेंसी में इन्होंने 1 साल में मेडिसिन बना दी। लोग उसमें बोल रहे थे मेडिसिन आएगी 4-5 साल बाद, नहीं। Within 1.5 years to 2 years they have created a medicine, बिकॉज उनको जीना है, उनको मरना नहीं है। तो वासना जीत गई। वासना के चक्कर में उन्होंने 1.5 साल में मेडिसिन बना दी, लेकिन ये निकाल नहीं पा रहे हैं। पिछले 50 साल से ग्लोबल वार्मिंग का जो है सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी नहीं मर रहे ना। अभी पेड़ काटो, अभी रोडें बनाओ, अभी क्या है, अभी तो मजे काटो ना, अपनी वासना पूरी कर लो, घर बना लो। लोगों को दिखाना है ना कि घर है हमारा। ज़मीन खरीद ली हमने वहाँ पे 50 बीघा, 5000 बीघा, 500 बीघा। क्यों? लोगों को दिखाना है ना इतनी ज़मीन है। उससे क्या होगा? मज़ा आएगा। तो वासना के डिफ़ॉल्ट में, यानी वासना के नीचे बैठा हुआ है भूखा मन। और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो आप लोग की धज्जियाँ उड़ा देगा। ये भूखा मन क्या हमने किया है? फिर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ये भूखा मन क्या हमने किया है खुद ही, या हमें मिला है? हमें मिला हुआ है, राइट? तो क्या ये नेचर ने दिया है? हाँ जी, नेचर ने दिया है भूखा मन, उसके चक्कर में वासना होती है। तो क्या नेचर इतना बेवकूफ़ है कि उसको पता नहीं है कि अगर भूखा मन देंगे आगे वासना उठेगी और वो हमें ही मार देगा, नेचर को ही मार देगा? हाँ सर, पता होना चाहिए, नेचर को तो पता होना चाहिए कि आगे चल के अगर मनुष्य को बुद्धि मिलेगी, मन मिलेगा, तो उसके चक्कर में भूखा होगा, वो लालची होगा। लालच हो क्यों रहा है?
क्योंकि इतना इकट्ठा करने के बाद में मन जो है वो शांत नहीं हो रहा है। मन की अशांति ही इसका कारण है, मन की भूख इसका कारण है। लेकिन मन की भूख हमने नहीं पैदा करी है, मन की अशांति हमने नहीं पैदा करी, मन की अशांति हो रही है। मन की अशांति बाय डिफॉल्ट आपको मिलती है, चाहे आप कुछ भी करो, राइट। कुछ लोगों ने उसके हल निकाल रखे हैं, तो एक उम्मीद की किरण है, तो आदमी जाता है वहाँ थोड़ा शांत कर ले, लेकिन हर आदमी नहीं है। 99% लोग विल नॉट फॉलो स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ऑल दैट। एंड आप कुछ भी कर लो, वापस अशांत होना ही होना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेट जो अशांत है, बाय डिफॉल्ट जो स्टेट है वो अशांति है, वॉर है, पीस नहीं है। तो आप एस्केप ढूंढते हो मेडिटेशन में, फिर आप वापस आ जाते हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो मैं कहने जा रहा हूं वो तुम लोग के पीठ पीछे मतलब धज्जियां उड़ा देगा तुम लोग की। वो ये है कि नेचर जानता था कि मनुष्य को बनाएंगे तो मनुष्य का मन भूखा होगा, उससे वासना उठेगी, और फाइनली ग्लोबल वार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन जैसे फिनोमेना से नेचर खुद ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नेचर अपने आप को ख़त्म क्यों करेगा? क्वेश्चन ये उठता है। आंसर ये है कि नेचर अपने आप को हमेशा से ख़त्म करता आया है, और ना ही सिर्फ नेचर, ब्रह्मांड। एक प्लैनेट बनता है, जैसे उसका बनता है वैसे उसे मरने का समय निर्धारित हो जाता है। मतलब जो मरेगा वो पैदा होगा, और जो जिएगा वो मरेगा। तो प्लैनेट जन्मेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने प्लैनेट को बनाया है उसने ये कहा है कि मरोगे नहीं। तो आप कहोगे कि कोई आदमी अपने आप को क्यों मानना चाहता है? नहीं, ये सिर्फ इंसानों की वो है, इंसानों का सिर्फ चुनाव है कि हम मरना नहीं चाहते, या फिर आप एनिमल्स का चुनाव है जो मर। लेकिन नेचर में वो चीज़ है इनग्रेन्ड, नेचर में वो चीज़ इनग्रेन्ड है, यानी बेसिक जो कोड है, बेस कोड जो है, जो डिफ़ॉल्ट कोड है, उसमें वो इनग्रेन्ड है, वो प्रोग्राम्ड है। तो जो आएगा वो जाएगा। तो नेचर जानबूझ के लोगों के मन को अशांत कर रहा है, और डिफॉरेस्टेशन नेचर की वजह से हो रहा है। अब शॉकिंग लगेगा थोड़ा, समझना। ग्लोबल वार्मिंग नेचर की वजह से हो रही है, पॉल्यूशन नेचर की वजह से हो रहा है, आपकी वजह से नहीं हो रहा है। आप बेवकूफ है जो आप कह रहे हैं आपकी वजह से हो रहा है, उसका रीजन है। सो ये सब नेचर ही करवा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये नेचर नहीं करवा रहा है और हम कर रहे हैं। हाँ, हम इसको रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए। लाइक हम मान लो अगर जो चीज़ 1000 साल बाद होने वाली है वो अभी नहीं होगी, है ना, तो मैक्सिमम इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, और हमारा कर्तव्य है कि हमें स्टेबलाइज करना चाहिए उसको एटलीस्ट। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो जीतेगा डिस्ट्रक्शन ही। तो ये हमारे कल्चर में भी इनग्रेन्ड है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो डिस्ट्रक्शन जीतता है। तो ये सब प्रोसेस है नेचर के अंदर, ये इनग्रेन्ड है। आप सोचते हो डिस्ट्रक्शन कैसे होगा? तो अलग अलग दिशाओं में से, ऐसा नहीं कि एस्ट्रॉइड है या सुनामी आएगी। जो वेरी डिफ़ॉल्ट नेचर जो है, जो प्रकृति है, उसमें ही ये चीज़ सेव है, ये चीज़ प्रोग्रामिंग में, राइट। एनीवे, सो द पॉइंट इज दैट, so what is the role of who am I in all these things, right? What can we do with this who am I, right? who am I एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके हमेशा काम आती है। मेरे साथ तो हमेशा है कि जो काम आती है। मतलब जैसे कुछ छूट रहा है, मान लो कोई सपना है, या जैसे मान लो इतना आपने कुछ बनाया, क्योंकि जब आप बनाते हो तो अटैच हो जाते हो। इट्स अ नॉर्मल थिंग कि अगर आप कोई बिज़नेस बनाओगे, कोई आपका सपना है, लेट्स से कि कोई जॉब किया आपने, तो आप जॉब कर रहे हो, राइट, और आपका सपना है कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए, आगे चल के मुझे ये करना है, वो करना है, एंड ऑल दैट। और पता चलता है कि आपके पास एक लेटर आता है और कहा जाता है कि आप सिर्फ इस जॉब से नहीं निकाले गए हैं, आप किसी भी कॉरपोरेट जॉब में वो नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। मे भी हो सकता है आपकी सड़क पे लड़ाई हो गई हो, या कुछ भी एक आपत्ति आ गई हो कि आपको बोला गया हो कि आप किसी भी जॉब में अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। अब तो क्या होगा?
it will create a lot of chaos inside your mind, because your world is all about that dream. Your world revolves around that center point, the dream of promoting or earning money or that designation, right, that पद. और होता क्या है कि मान लीजिए आपकी कोई पत्नी है, कभी वो छूट जाए या फिर कुछ उसके साथ विवाद हो जाए या फिर उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाए या डेथ हो जाए या आपकी पत्नी इनफर्टाइल निकल जाए, जो कि ये इवेंट्स होते रहते हैं, बट लोग इतना परेशान हो जाते हैं, लोग के बाल के सर उड़ गए, लोग का बच्चा अभी टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो गया, राइट, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, चल नहीं पा रहा है. तो ऐसे में कैसे इससे बाहर आओगे? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा दुख है पहाड़ों का, या कह सकते हैं पहाड़ है दुख का, राइट. सो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो ये है कि आपका सेंटर पॉइंट जो है लाइफ का, यानी द लाइफ मीन्स दिस पर्सन. ज़िंदगी का मतलब है ये व्यक्ति, ज़िंदगी का मतलब है ये आदमी, ज़िंदगी का मतलब है ये काम, ज़िंदगी का मतलब है ये बनना. यही ज़िंदगी है आपके हिसाब से. पर ये ज़िंदगी जो है वो मैन काइंड ने दे रखी है, नेचर को नहीं मतलब है. इससे समझने की कोशिश करना, आप नेचर हैं, आप मैन काइंड नहीं हैं. जो मनुष्यों की बस्ती है उसमें ये ख्वाब उजागर हुए हैं, उसमें ये धारणा उजागर हुई है कि एक बच्चा तो होना ही चाहिए, कुछ करना ही चाहिए, ये तो इतना पैसा होना ही चाहिए, इतनी उम्र के बाद ये हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये रूल्स होते हैं वो. तो जो रूल्स हैं, ये रूल्स आपको सत्य लग रहे हैं. इन रूल्स की वजह से, इन कानूनों की वजह से आपके जीवन में जो सेंटर पॉइंट है वो पता है क्या बन रखा है? वो रूल बन रखा है. वो क्या है? मुझे ये करना है. क्यों? उसकी कंडीशनिंग की वजह से. वो कंडीशनिंग है, जो कंडीशनिंग जो आपको करवा रही है, क्योंकि आपको लगता है अगर ये मैं नहीं कर पाया तो मैं कुछ नहीं हूँ, नथिंग हूँ. जबकि आप क्या सच में कुछ हो जाते हो जब आप कुछ कर जाते हो तो, या आप वही आदमी रहते हो? बट हाँ, सोसाइटी की नज़र में आप बहुत ऊपर आ जाते हो, राइट. तो ये सोसाइटी की नज़र क्या होती है, ये समाज क्या होता है, ये कंडीशनिंग क्या होती है, इन सब से बाहर आने का मतलब ही है हु एम आई. क्योंकि जंगल में इसकी कोई मूलता नहीं है. मैं इसका बार बार एनालॉजी देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरा प्रमोशन नहीं होगा अब या मुझे जॉब नहीं मिलेगी, तो जंगल में उसकी क्या वैल्यू है? आप ये देखो ना कि आपका बच्चा नहीं हो रहा है, तो जंगल में उसकी क्या वैल्यू है, राइट. पर मुझे बच्चा चाहिए था, राइट. मुझे एक बच्चे को खिलाना है. 150 करोड़ की आबादी हो गई है, इनको बच्चे ही नहीं मिल रहे खिलाने के लिए. इस आदमी को मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे सामने 2 बच्चे मेरे घर में पैदा हो गए और मैंने उनको खिलाया, मैं उनसे इंटरेक्ट किया, फिर मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ है नहीं. मतलब ठीक है, एक बच्चा पैदा होता है, उसके हाथ अच्छे होते हैं, वो क्यूटू लगता है, फिर उसको 3-4 महीने में बड़ा करते हैं, फिर उसको 5-6 महीने में और बड़ा करते हैं, फिर हम खिलाते हैं, फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, फिर घर में आते हैं तो एक सदस्य आ जाता है, घर में एक रौनक आ जाती है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाते हैं लोग, राइट. सो मैंने वो रौनकें देखी हैं. वो रौनकें लोगों के चेहरे पे सिर्फ 15-20 दिन के लिए रहती हैं. उसके बाद लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी वासना दिख रही होती है, लोग परस्यूट कर रहे हैं अपनी वासना को. और शुरू में वो वासना होती है, फिर वो वासना जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके बच्चे को स्कूल पढ़ाना है, जो कि फ़ीस है 4000 रुपये. आपके बच्चे को एजुकेशन देनी है, आपके बच्चे को ये करना है, वो करना है, ये करना है, जिम्मेदारी आ जाती है. आपकी बीवी आपके सर पे चढ़ी हुई है कि ये करना है, वो करना है, राइट. सो मैं इन सब चीज़ों से बाहर हूँ. उसका रीज़न ये है कि अगर मैं इसमें हूँ भी तो भी बाहर हूँ. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं फेलियर मरूंगा. सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं फेलियर मरूंगा, क्योंकि फेलियर और सक्सेस कहाँ होता है? फेक यूनिवर्स में होता है, रियल यूनिवर्स में होता है? फेक यूनिवर्स में होता है.
ध्यान रखना, मैंने इसको फेक यूनिवर्स बोला है। मैंने यूनिवर्स जानबूझ के लगाया उसमें, क्योंकि वो लग रहा है कि ये एक्चुअली है, ऐसा भासता है कि एक्चुअली में होता है ये। आप जैसे उठोगे आपके आसपास ऐसी ही बातें हो रही होंगी, जहाँ पे सेंटर ऑफ द लाइफ जो है वो होगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, दैट्स इट, मुझे इनके साथ रहना है, मुझे वो चाहिए, मुझे ये आदमी चाहिए, मुझे वो चाहिए, दैट्स इट। सो सेंटर ऑफ द लाइफ जो है वो है। सपने भी लोग ऐसे आते हैं कि मुझे ये हो गया, मेरे पास भी कई बार ऐसा सपना आया। अभी रिसेंटली मेरे को सपना आया कि सब कुछ ख़त्म हो गया, राइट, ये छूट गया, वो छूट गया, वो छूट गई, मेरी गर्लफ्रेंड छूट गई, मेरा काम छूट गया। मुझे सपने आते रहते हैं। जैसे ही सपना आता है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, जैसे एक लेवल तक तो मैं रुकता हूँ, जैसे ही सपना ज़्यादा होता है, मतलब स्ट्रेस ज़्यादा क्रिएट होता है माइंड में, क्योंकि माइंड को नहीं पता ना उस वक्त, पता नहीं क्या होता है। जब भी ऐसे सपने आते हैं मेरे को जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, एक डर जो है अंदर होता है, मैं अपने आप उठ जाता हूँ, चाहे कितनी भी गहरी नींद में हूँ। पता नहीं क्या होता है मेरे साथ। अगर मैं बहुत गहरी नींद में हूँ और मेरे को सपना आ रहा है तो मैं उठ जाता हूँ कि बस बहुत हो गया, अब सपना मत देखो, वापस। और जैसे ही मैं उठता हूँ इमीडिएटली मेरे अंदर आता है कि मैं कौन हूँ। जैसे ही वो पिछले 8 साल से वो प्रोग्रामिंग हो रखी है मेरी, तो अब वो एक ऑटोमेटिक हो गया है। मतलब जैसे ही मुझे आता है कि मैंने क्या किया, मेरी नॉलेज जो भी मैंने जाना है यूनिवर्स के बारे में, मैं कौन हूँ, मेरे बारे में जाना है, जितना भी मैंने ज्ञान हासिल किया है या विज्ञान हासिल किया है, जितना भी मैंने, वो मेरे सामने आता है जैसे मैं उठता हूँ। तो वो पूरे के पूरे सपने में जो कॉर्टिसोल रिलीज़ हो रहा था, जो डोपामाइन, जो भी स्ट्रेस हार्मोन, वो एकदम ढह जाता है उसी वक्त, क्योंकि स्टिमुलस ही कट गया, जड़ ही कट गई। इमीडिएटली हार्मोन उठ रहे होते हैं, कॉर्टिसोल उठ रहा होता है, और मुझे पता चलता है कॉर्टिसोल ज़्यादा हो गया, अपने आप मैं उठ जाता हूँ। और जैसे ही मैं उठता हूँ कॉर्टिसोल इमीडिएट डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तुम्हारे बाप से और तुम्हारी दुनिया से। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये झूठे समाजों और रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक कुछ था, भूल रहा हूँ, बट बहुत ही ज़बरदस्त ये लाइनें हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, साहिल लुधियानवी की है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरे अंदर क्या चलता है, तो यही चलता है। कहीं भी अगर मुझे कॉलेज में बुलाया जाए या कहीं भी बुलाया जाए, तो मैं इसी को मतलब कंप्लीट करूँगा। आप कभी देखेंगे आगे चल के कि एकदम से कुछ बहुत वासना वाली जगह पे गया हूँ मैं, और मैं ये पोयम गा के चला आऊँगा। लोग शॉक हो जाएंगे ये क्या हो रहा है। और मैं वहीं गाऊँगा जहाँ पे एक्सट्रीम वासना होती है, जहाँ पे क्रिकेट चलने वाला हो, क्रिकेट स्टेडियम खुलने वाला हो, IPL की ओपनिंग हो, या फिर कहीं पे बहुत मंदिर की ओपनिंग हो, या फिर कहीं ऐसी कुछ ओपनिंग हो, वहीं गाऊँगा मैं। आप देखना आगे चल के। सुनो क्या है लाइन है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। ये महल यानी घर बनाना है, ये तख्त यानी सीटें, पद, ताज पहना दो, ये सब फेक यूनिवर्स का पार्ट है। एक ताज पहन, क्या राजा ने ताज पहन लिया तो क्या सच में ताज कीमती है? नहीं। जंगल में क्या है, जंगल में उसकी क्या वैल्यू? फेंक दो ताज को जंगल में, सीधा उसको जंगल लेके जाया करो। जैसे आप जंगल लेके जाओगे इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा रियलिटी क्या, अनरियलिटी क्या। ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। इंसान के दुश्मन ही तो है, और क्या है, इंसान के दुश्मन है ये लोग। कुछ करने ही नहीं देते, यही करना है, ऐसे ही रहना है, यही करना है, ऐसे चलना है, वैसे करना है, ऐसे करना है। कुछ आदमी खुल ही नहीं पाता, आदमी अपने कभी पंख ही नहीं फैला पाता। यहाँ पे पैदा होते हैं आदमी पंख काट दिए जाते हैं। The moment the baby is born, he is applied with the tag. He has to do this, he has to do that, और sometimes baby is killed because वो लड़की पैदा हो गई।
सो इस दुनिया के ये इंसानों के, मनुष्य के ये नेचर, ये जो बच्चा है, इसको मार दिया जाता है। लोग कहते हैं ऐसे बिहेव करो, ऐसे चलो, गुलाटी मत मारो, या ऐसे मत बैठो, वैसे मत खाओ। मतलब एक रूल बना रखा हर चीज़ में। अभी रिसेंटली मैं नीचे गया, मैं कुत्ते से बात कर रहा था सड़क पे खड़े होके। तो वो मेरे से, मैं कुछ खा रहा था, वो मेरे से मांग रहा है, तो मैंने उसको दे दिया। फिर मेरे पास आ गया, तो मैं उसको बोलता हूँ, मैंने कहा तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? इतने में आसपास लोग देखने लगे मेरे को। मैंने कहा तुमको कितना खाओगे भाई, ये क्या लगा रखा तुमने? ऐसे चिल्ला चिल्ला के मैं बात कर रहा था उससे, और वो मेरे को देखे जा रहा है, ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? भूखे आए थे क्या? बचपन से ही भूखे पैदा हुए थे क्या? राइट। तो इस तरीके से मैं बात कर रहा था, तो लोगों को लगता है ये तो बहुत चाइल्डिश है। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम हो कौन मेरे को बताने वाले कि मेरा चाइल्ड कब खत्म होना चाहिए? तुम लोगों को तलवार, तुम्हारे समाज को तलवारों से काट दूंगा मैं, ठीक है? तुम्हारे एक कानून नियम एक पॉइंट तक मेरे इसको सफ़र करवाते थे, अब नहीं करवा पाएंगे। एक बच्चे के साथ मैंने गुलाटी मार दी रास्ते में खड़े होके, लड़कियां पीछे से हंसने लगी कि बताओ इतना बड़ा हो गया गुलाटी मार रहा। जाओ हंसते रहो, क्या करना है तुमको? कौन सा मेरे को पटाना है? और पटा के भी कौन सा तुमसे सुख प्राप्त हो जाएगा मुझे? कि मुझे इस तरीके से दिखना चाहिए कि मैं रणवीर सिंह दिखूं, रणबीर कपूर दिखूं, और मैंने गुलाटी मार दी, मैं बंदर दिखने लगा लड़कियों को, लड़कियां हंस रही, तो हंसते रहो, हंसते रहो। और मैं तो बोलता भी नहीं हूँ कुछ, मुझे मज़ा आता है कि वो हंस रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा काम करेंगे तो लोग हंसेंगे। बिकॉज लोगों को कहीं ना एक अंदर से है कि एक बच्चा मर गया, बच्चे को मारना है। बड़े हो गए हो, बच्चों की तरह बिहेव करते हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। 50 साल की उम्र में भी बच्चों की तरह बिहेव करूंगा मैं हूं बच्चा। मेरे अंदर वो बच्चा जो है ना, जो क्यूरियस है, वो मारो मत। मुझे दीवार से कूदने का मन करता है, मुझे कूदने दो, चोट लगेगी मैं झेलूंगा, मैं मारने नहीं दूंगा उसको। लोग ऐसे खड़े रहते हैं, लोगों के मुंह पे ऐसा लगता है किसी ने हक दिया हो, पॉटी करके कोई चला गया हो, ऐसे खड़े। लिफ्ट में जाओ अंदर, नीचे खड़े हुए हैं, शक्ल पे 12 बजे हुए हैं हर समय। जिम जाओ तो 12 बजे हुए हैं, जिम से निकलो तो लोग के अंदर 12 बजे हुए हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं तो 12 बजे हुए हैं, ऑफिस से वापस आते हैं तो 12 बजे हुए हैं, खाना खा रहे हैं तो ऐसे बिहेव करो, ऐसे रहो, ऐसे अरे तुम्हारी ऐसी के तैसी, जियो यार, जियो। इनसे, ये पागल है भाई ये लोग, ये तुम्हें भी पागल कर देंगे। ये खुद तो परेशान है, तुम्हें भी परेशान कर देंगे। ये लोग तुम्हारे अंदर से खून चूस लेंगे, अपना चुसवा लिया इन्होंने। इनके अंदर जो रूल्स हैं वो इतने ज्यादा इनग्रेन्ड हो चुके हैं। अरे दीवार से कूदने का मन कर रहा, कूद जाओ, बच्चों की तरह चीजें करने करो, रोको मत अपने आप को। मैं पूरे टाइम घर पे अपने, अगर मेरी मम्मी और जो मेरे घर पे लोग रहते हैं, मैं उनके साथ पूरे टाइम कुछ ना कुछ फालतू बातें बोलता रहता, जो मेरे मन में आता है। तो इस वजह से लोगों को मेरे घर में लगता है कि इस आदमी के अंदर कोई सीरियसनेस नहीं है। अगर आप मेरी मम्मी से आके पूछोगे तो बोलेगी कि बहुत बहुत इमेच्योर आदमी है ना। और आपको पता है कि यहाँ पे मैं बहुत सीरियस बात करता हूँ, बट यूजली मैं जो मन में आ रहा है मैं बकता रहता हूँ, जो मन में आ रहा है। मेरा कोई वैसा नहीं है कि मैं ऐसा कुछ फ़िल्टर रखूँ, अनलेस एंड अनटिल मैं बाहर सोसाइटी में हूँ, जहाँ पे मान लो माइक वगैरह पे है, वहाँ पे तो गुलाटी नहीं मारना चाहिए। कि मान लो मैं शोज़ करने गया हूँ तो वहाँ गुलाटी मार दिया तो क्लाइंट जो कहेगा कि पैसे नहीं देंगे तुमको। ये सब नहीं करना है, राइट। तो ये समाज को लोग मारते हैं, बच्चों को मार दिया, आपके अंदर के बच्चे को ख़त्म कर दिया गया है। और आपको लगता है बच्चे ने, एक तो ये समाज की बहुत बड़ी गलती है कि जब भी कुछ बच्चों जैसा काम करो, लोग कहते हैं कि बताओ इतना बड़ा घोड़े जैसे हो गया है, बच्चों से बिहेव कर रहा है। अरे तो तुम बड़े घोड़े बन के तुमने क्या उखाड़ लिया? तुम घोड़े बन के तुमने क्या उखाड़ लिया भाई?
तुम घोड़े बन गए ना, हमें नहीं बनना घोड़ा। आप घोड़े बनो, मुझे नहीं बनना। खत्म, टाटा बाय बाय। मैं सड़क पे कुत्ते से बात करूंगा, लोगों को देखना देखने दो। मैं कुत्ते से चीख चीख के बात करता हूं और वो मेरे को देखता रहता है। मुझे वो मजा आता है जब मैं बात करता हूं तो इट्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द फक ही इज ट्राइंग टू से, राइट। सो मैं नहीं, मुझे मोल्ड नहीं कर पाओगे तुम। और यही लड़ाई है सबकी। कृष्णमूर्ति की भी यही लड़ाई थी, कंडीशनिंग से बाहर निकालो। ओशो की भी यही लड़ाई थी, क्योंकि मैं सबको सुनता हूं तो मुझे पता है सबकी यही लड़ाई है। और अब मुझे समझ में आता है कि ये लोग क्यों लड़ाई करते थे, क्योंकि इनको अपने नेचुरल स्वभाव में लेके आना है सबको, राइट। थर्ड लाइन, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया। वाह, ये दौलत के भूखे रिवाज, रिचुअल्स। भूख लगी है लोगों को, ये दौलत के भूखे रिवाज। जो रिवाज है, जितने भी रिचुअल्स हैं, क्यों हैं? पैसा आ जाए। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, आखिरी में बोल दिया कि इतना कुछ मर रहे हो वासना के लिए, ये दुनिया अगर मिल भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? एक सिंगर बन भी जाओगे तो क्या हो जाएगा? अरिजीत सिंह को और एक फेलियर सिंगर को शमशान घाट पे जलाया जाता है। उस शमशान घाट में हार्डली 1000 रुपये लगता है। वहाँ पे कोई सेकंड एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी नहीं है शमशान घाट में। सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, ये सब इसी में होता है जीवन में, राइट। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी। हर आदमी घायल है और रूह को प्यास लगी है। जिस्म घायल है और रूह, जिसको प्यास नहीं लगनी चाहिए, रूह फुलफिल्ड होती है, उसको प्यास लगी हुई है। निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। निगाह में उलझन है, उलझन ही तो है, क्लैरिटी किसी चीज़ की नहीं है आपको। हर समय कुछ भी करते हो, लगता है यहाँ सुख नहीं है, फिर वहाँ भागने लगते हो, तो कंफ्यूज्ड हो। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रहे हो। एक कार खरीद लेते हो, फिर सोचते हो और बड़ी बात कार खरीदेंगे, है ना। और फिर एक से शादी करते हो, फिर सोचते हो अरे इससे कर लेते तो अच्छा था, और अच्छी लाइफ हो जाती, राइट। क्या पता कि उससे, फिर उससे भी कर लिया, फिर उसको, और तो ऐसे कंफ्यूज्ड हो, हर समय भागते रहते। ये दुनिया है या आलम ए बदहवासी। ये दुनिया है या आलम ए बदहवासी। आलम बदहवासी का आलम है, लम्हे यानी बदहवास के लम्हे, जहां पे सफोकेशन है, सफोकेशन के क्षण हैं। पूरे टाइम एक सफोकेटिंग लाइफ रहती है। फिर लास्ट में फिर से बोल दिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये लाइन बड़ी अच्छी है, बिकॉज ये लाइन जो है वो मेरे मैसेजेस से मैच करती है। वो ये है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या कर लोगे, क्यों भाग रहे हो दुनिया के पीछे, वहां सुख नहीं है, राइट। तो एक तो ये है, यहां एक खिलौना है इंसान की हस्ती। इंसानों की जो इमेज है वो खिलौना है, जब चाहे जब टूट जाता है, जब चाहे जब बन जाता है ना। खिलौने की तरह यूज़ किया जाता है इंसान की इमेज को। जैसे कोई अच्छा आदमी है तो उसके बारे में बैक बेंचिंग होती है, उसकी इमेज को तोड़ा जाता है, खेला जाता है उसकी इमेज के साथ। तो उसकी इमेज पे बात करी है उन्होंने। ये बस्ती है मुर्दों परस्तों की बस्ती, मुर्दों और परस्तों की बस्ती है ये, ठीक है। यहाँ पे सब मुर्दा है, कोई जागरूक नहीं है, सब मुर्दा है, अपने अपने गधे खच्चरों की तरह, वासना की तरह। उनको सिर्फ वासना दिखती है। जैसे घोड़े के आंखों पे वो पट्टी लगा दी जाती है ना, सिर्फ वही दिखता है जो उसको देखना है, वही दिखता है, लोगों को दिखता ही नहीं। मतलब उसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन सबके लिए अलग अलग संसार है। इलॉन मस्क जो देख रहे हैं वो आप नहीं देख रहे हो, जो आप देख रहे हो वो जेफ बेजोस नहीं देख रहे हैं, जो आपकी मम्मी देख रही है वो आपके पापा नहीं देख रहे हैं। तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि। लोगों को ये दुनिया वैसी ही दिखती है जैसे उनकी कंडीशनिंग है, जिस हिसाब से उनकी कंडीशनिंग है, जैसे वो चलते चले आ रहे हैं, उसी हिसाब से उनको दिखता है सब कुछ। तो ये दुनिया अलग अलग दुनिया है। वैसे तो है एक दुनिया,
लेकिन इनफाइनाइट दुनिया है, या कह सकते हैं 800 करोड़ दुनिया है, क्योंकि 800 करोड़ आबादी है। जवानी भटकती है बदकार बनकर, बदकार बनकर तुम्हारी जवानी भटक रही है। मतलब बकवास चाल चलन, बदकार, ऐसे कर्म जो बकवास है। जवां दिल सजते हैं बाजार बनकर, जवां दिल सजते हैं बाजार बनकर, या जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर। वाओ, ये लाइन बड़ी 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 खतरनाक लाइन है। जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर। आप बेच ही तो रहे हो, और क्या कर रहे हो आप क्यों मेकअप करके निकलती हो? यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग, यू आर ट्राइंग टू से दैट सी दिस मच आई एम ब्यूटिफुल, सो दिस मच you need to pay me to get me. And I'm not talking about prostitution, it's about getting married. That is why you look good. The girls tend to look good. They know that the boy is attracted, or the mard or the purush is attracted only when a person looks attractive. So they are trying to sell you so that you can get married, right? So जवां जिस्म सजते हैं, मतलब एक तो पहले तो जवान हो, सजने की जरूरत नहीं है, और ऊपर से तुम सज भी रहे हो टू जस्ट सेल आउट। और सेलिंग में कंपटीशन भी आ गया कि आप निकल रहे हो तो आपको सामने वाले को भी देख के निकलना है कि वो कितना सुंदर है। इसलिए आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा जो पेडिक्योर, मैनिक्योर या जो औरतें करवाती हैं वो किसके लिए कराती हैं? अगर इस दुनिया में कोई पुरुष नहीं है तो किसके लिए कराए जाएंगे? औरतों के लिए कराए जाएंगे? नहीं, पुरुष के लिए ही करवाया जाता है। इस बात को औरतें नहीं मानेंगी। अगर इस दुनिया में कोई पुरुष नहीं है तो कोई भी स्त्री, अनलेस एंड अनटिल वो लेस्बियन हो, कोई भी स्त्री मेकअप करने में रस लेगी ही नहीं। वो लिया ही जा रहा है पुरुष के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पैसा देकर खरीदना चाहता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रोस्टिट्यूट हो। मैं कह रहा हूं कि इसको देख के ही तो आपके घर वाले शादी करते हैं। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी को देख लो। मुकेश अंबानी क्या लगते हैं, कैसे लगते हैं? नीता अंबानी को देख लो, कितनी सुंदर थी। तो इतना सुंदर होने के बावजूद भी और इतना कम पैसा होने के बावजूद भी इतने एक ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, साधारण सा है, जो कि बिल्कुल मैच नहीं कर रही है ब्यूटीनेस आपस में, पर फिर भी शादी हो गई। उसका रीज़न क्या है? उसका कारण क्या है? कारण ये है कि यू आर ट्राइंग टू सेल एंड इट इज सोल्ड। थप्पा लग गया है। ट्राइंग टू सेल मीन्स जब WWE में कोई एंटर करता है रेसलर, तो ही हैज़ टू बी इन दैट कैरेक्टर, and when he is in the character, people are believing him, then he is sold. So we call him, he is selling. Like for example, John Cena is selling, Undertaker is selling. So Undertaker is selling very nicely. ऐसा एक figure of speech है। So the moment you are acting and people feel that this is not an actor, this is the character, that at that moment it is sold. Sold का मतलब यहाँ पे ये मत सोच लेना कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वैश्या हो। सोल्ड का मतलब हो गया कि द मोमेंट यू आर, व्हाई द हेल यू आर डूइंग सो मच श्रृंगार एंड मेकअप। नाउ द फेमिनिज्म जो सोसाइटी है वो कहेगी, नो आई एम डूइंग इट बिकॉज यू नो आई लाइक इट। सो माइनस द पुरुष, वुड यू डू इट? You are trying to be as much as attractive as you want, and a purush is trying to be as much as wealthy or powerful plus wealthy, power की कोई वैल्यू नहीं है जब तक wealth ना हो, as much as wealthy as he wants. So the more you are wealthy, the more chances you have to get a beautiful girl, and the more you are beautiful, the more chances you have to get a wealthy person, a wealthy man. So the more beautiful is directly proportional how much you are getting wealth, and the more wealthy you are is directly proportional how much, like what kind of beauty you will get. So if you want more beautifulness, if you want more sexiness in your life, you need to have a lot of money, right?
So it's a very it's like transaction only, it's like business, right? So जवां दिल सस्ते हैं बाजार बनकर, जवां जिस्म सस्ते हैं बाजार बनकर, जवां बोल दिया वो भी जिस्म सस्ते हैं, यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर। बहुत बड़ी लाइन है ये। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई प्यार नहीं करेगा। तो ये वासना जगत है। आपके पास वो वासना होनी चाहिए जो दुनिया को वासना चाहिए, जो दुनिया को चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो वो चीज़ जो है दैट विल बी लाइक व्हाट द हेल। सो अमेजिंग। लाइक यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर। सुधा वेट्स मनीष। इट इज़ नॉट सुधा वेट्स मनीष, इट इज़ ब्यूटी वेट्स स्टेटस। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, बार बार रीइंफोर्स भी करते हैं। ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है, आदमी की क्या वैल्यू है? हाँ, आदमी के ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है, जो लेबल लगा हुआ है, उसकी वैल्यू है। आदमी की कोई वैल्यू है? ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है, आदमी की कोई, आपकी कोई वैल्यू है? हाँ, आप कुछ कर लो बड़ा तो वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू बनती है कुछ करने के बाद, ये फेक यूनिवर्स का पार्ट है। इसको जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में लेके जाओ, उस वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप एक ऐसे सोसाइटी में जी रहे हो जो कि एक फेक यूनिवर्स है और आपको लगता है यही रियल यूनिवर्स है। उसको आइडेंटिफाई करो और रियल यूनिवर्स में जीना चालू करो, तब जाके जिंदगी थोड़ी सही होगी। जहां प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति से कहो मैं आपसे प्यार करता हूं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, आपके पास वो है जो उसको चाहिए, फिर ऊपर से आप प्यार करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है जो उसको चाहिए और फिर आप कहते हो मैं प्यार करता हूँ, प्यार की कीमत बहुत है। देखो सच्चा प्यार, लोग कहते हैं, सुनना ध्यान से सुनो घोंचुओं, लोग कहते हैं कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलता, सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है, सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है। अरे घोंचू, सच्चा प्यार तेरे को मिल भी जाए तो भी उसकी 2 कौड़ी की कीमत रखेगा तू, क्योंकि उसके पास वो नहीं है जो तुझे चाहिए। अगर औरत है तो उसके पास पैसा नहीं है पर सच्चा प्यार है, लात मार देगी। और अगर कोई मर्द है तो उसके पास ब्यूटी नहीं है पर सच्चा प्यार है, लात मार देगा। एक गरम मसाला का डायलॉग था कि जिसे हम चाहिए वो हमें मिलती नहीं है, और नहीं, कुछ ऐसा था कि हम जिसे चाहिए वो किसे चाहिए, कुछ ऐसा था गरम मसाला मूवी का डायलॉग, राइट। तो लोग सिर्फ बातें करते हैं, फिल्मों में कहते हैं कि प्यार की बहुत कीमत है, लेकिन वास्तविकता में क्या प्यार की कीमत है? कोई प्यार की कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास वेल्थ होनी चाहिए, राइट। जहां प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, जला दो। आखिरी में साहिर लुधियानवी कहते हैं, जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया। तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। एक तो हमारे घर में जो बाई आती हैं हेल्प, उनकी आवाज़ आती रहती है, वो अपना अलग फेक यूनिवर्स में जी रही हैं। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, फिर मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है?
तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया, राइट। ये फिर से, अब इसको मीनिंग हमने समझ लिया, अब इसको दोबारा एक बार रिसाइट करते हैं फ्लो के साथ। ये जब भी मैं कहीं भी अगर कहीं लेक्चर दूंगा या कहीं भी कहीं ओपनिंग करूंगा, कुछ भी कर मौका मिलता है, तो लोगों को कितना भी बुरा लगे, ये मैं आखिरी में बोलूँगा, ये पोयम मेरे साथ रहेगी, ये लाइनें मेरे साथ रहेंगी। बुरा लगता रहे। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में है उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलम बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहां एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दों परस्तों की बस्ती, यहां पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर, यहां प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं है, दोस्ती कुछ नहीं है, जहां प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए